गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा संकुचन, जिसकी परिभाषा और उसके प्रभाव क्या होते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है। उसको नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय है, उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, लेकिन जितनी हानिकारक अपस्फीति है उससे ज़्यादा नहीं। तो मुद्रा संकुचन ये वह परिस्थिति है जहां अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा की पूर्ति, इनकी मांग की अपेक्षा अधिक होती है। वस्तु और सेवाओं की पूर्ति इनकी मांग की अपेक्षा अधिक है, इसलिए मांग बढ़ाना आवश्यक है। और मांग तब बढ़ेगी जब चलन मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। तो सरकार वो सब करेगी जिससे वस्तुओं की मांग बढ़े, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा चलन में है वो बढ़े, ताकि अपने आप ही वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। तो ये कैसे होगा, एक एक करके हम इन पॉइंट्स को लेते हैं और इनको समझते हैं। सार्वजनिक व्यय एवं विकास कार्य में वृद्धि। इसके पहले जब हमने ऑनलाइन क्लास में सार्वजनिक आय और व्यय, जो कि हमारा यूनिट 4 है, वो पढ़ा था, तब मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी सरकार किसी तरह का व्यय करती है, सरकारी एक्सपेंडिचर जो है या विकास कार्य करती है, तो जो पैसा आता है सरकार की तरफ से वो जनता के पास आता है। कैसे? अगर हम उदाहरण लें कि सरकार रास्ते बनाने का काम करती है, तो सरकार क्या करेगी, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देगी जिसमें एक निश्चित प्राइस फिक्स होगी और वो व्यक्ति रास्ता बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये जब काम शुरू करेगा तो ये जो कच्चा माल है, जैसे कि सीमेंट है या रेती है, गिट्टी है, तो ये सब वो कहीं ना कहीं से खरीदेगा। रास्ते बनाने के लिए जो मशीन की ज़रूरत है, उस मशीन को भी वो रेंट पर लेगा। और जिस लेबर की ज़रूरत है, तो वो किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को ये काम देगा लेबर अवेलेबल करने का। तो अब क्या होता है कि जिससे उसने माल खरीदा, रेती, सीमेंट, गिट्टी, उन सबको पैसे मिले। जिससे उसने मशीन रेंट पर लिया, उनको पैसे मिले। जो लेबर काम पर आए, उनको भी पैसे मिले। अब जब इन सबके पास पैसे आएंगे, तो वस्तुओं के लिए वो मांग शुरू करेंगे या वस्तुएं मांगना शुरू करेंगे। या शॉर्ट में, जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। इस तरह अगर सरकार सार्वजनिक व्यय और विकास के कार्य में वृद्धि लाती है तो मांग बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी ऋणों का भुगतान। जो सरकार ने पब्लिक डिपॉजिट्स लिए हुए हैं, अगर सरकार उनको लौटाती है, तो यहाँ पे फिर से एक बार पैसा सरकार की तिजोरी में से निकल करके लोगों के पास जा रहा है। जब लोगों के पास पैसा जाएगा, जब लोगों के पास पैसा होगा, तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट में हम आरबीआई की साख विस्तार नीति के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे देश की केंद्रीय बैंक है, उसे हम आरबीआई कहते हैं, और ये साख नीति को अपनाती है। मुद्रास्फीति या अपस्फीति, जिस तरह की परिस्थिति होती है, उसके हिसाब से वो अपने साख को नियंत्रित करती है। तो जब अपस्फीति की परिस्थिति है, जब मुद्रा संकुचन की परिस्थिति है, जब मुद्रा के परिमाण को बढ़ाना है, ऐसे में साख को विस्तारित किया जाता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, उसको एक्सपैंड किया जाता है, क्रेडिट को एक्सपैंड किया जाता है, क्योंकि साख भी वही काम करती है जो मुद्रा करती है, मांग को बढ़ाने का। तो सरकार यहाँ पर क्या कर सकती है, या आरबीआई क्या करेगी, अपने बैंक दर को कम कर सकती है, जिससे कि बैंकों को आरबीआई से लोन लेना सस्ता होता है, और इसी का फ़ायदा वो अपने कस्टमर्स को भी देगी और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी। जब बैंक का ब्याज दर कम होता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो लोन्स भी अधिक मात्रा में लोग लेंगे। या जो लिक्विडिटी रखनी है बैंकों को, आरबीआई के निर्देश होते हैं कि नकद अनुपात, जिसे हम कहते हैं कि हर बैंक को उसके पास जितने डिपॉजिट्स है उसका कुछ परसेंटेज
लिक्विड फॉर्म में आरबीआई के पास जमा रखना है। तो इस अनुपात को वो यदि कम कर देती है तो लोग बैंकों के पास अधिक लिक्विड कैश, लिक्विड डिपॉजिट होता है, जिससे कि वो अधिक साख का निर्माण कर सके। और अंततः जो है खुले बाज़ार में प्रतिभूतियाँ खरीदना और बेचना। तो यहाँ पर क्योंकि आरबीआई, केंद्र सरकार दोनों ही ये चाहते हैं कि लोगों के पास पैसा हो, तो वो खुले बाज़ार में प्रतिभूतियों को खरीदेंगी, ताकि प्रतिभूति लोगों के पास से निकल करके आरबीआई के पास जाए और या केंद्र सरकार के पास या सरकार के पास जाए, और पैसा जो है वो सरकार या बैंक से निकल करके लोगों के पास जाए। उसके बाद है सरकारी व्यय में वृद्धि। यहाँ पे सरकार घाटे का बजट अपना सकती है। घाटे का बजट अपनाने से मुद्रा का परिमाण, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का परिमाण है वो बढ़ेगा। घाटे का बजट जब सरकार अपनाती है तो सरकार के जो एक्सपेंसेस है वो उसके इनकम से अधिक होते हैं, और जो एडिशनल एक्सपेंसेस है, अधिक के जो खर्चे हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार पैसे का इंतज़ाम करती है। वो या तो लोन ले सकती है बैंकों से या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से या किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से, और इस तरह से घाटे का बजट ला करके कुछ समय के लिए वो इस मंदी की परिस्थिति में से निकलने के लिए देश को प्रोत्साहित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है करों में छूट प्रदान करना। जब करों में छूट प्रदान की जाती है तो वस्तुएं सस्ती होंगी और लोगों के पास अधिक पैसे होंगे। जब कम कर देने पड़ते हैं तो लोगों के पास पैसे अधिक होंगे और वस्तुओं के लिए मांग बढ़ेगी। निर्यात व्यापार को बढ़ावा। अर्थव्यवस्था में मंदी की परिस्थिति होने से वैसे ही सारे व्यापार मंद हो गए हैं, बैठे हुए हैं। तो जब एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा तो एक्सपोर्ट करने के लिए वस्तुएं भी बनाई जाएगी, और जब फॉरेन करेंसी देश में आएगी तो वो इस मंदी से निकलने के लिए मदद करेगी। और लास्ट पॉइंट है मुद्रा का निर्गमन। मुद्रा संकुचन की स्थिति को नियंत्रित करने का ये सबसे अच्छा उपाय है। अधिक मात्रा में मुद्रा का निर्गमन कर दिया जाए तो मुद्रा का परिमाण बढ़ेगा, परंतु ये इतना सरल नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। ये उतना ही खतरनाक है। इसका सीधा सा कारण ये है कि अगर ये एक रास्ता होता, अगर हम ये भी बोले कि गरीबी हटाने का ये एक रास्ता है कि मुद्रा का निर्गमन करो और सब में बांट दो, तो हर किसी के पास पैसा होगा, और जब सबके पास पैसा है तो किसी को भी काम धंधा या व्यवसाय करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ऐसे में ये एक भयंकर परिस्थिति अर्थव्यवस्था में होगी। इसलिए ये एक रास्ता है, परंतु इसे बहुत सोच विचार करके अपनाना पड़ेगा। तो ये थे मुद्रा अपस्फीति या संकुचन को नियंत्रित करने के उपाय। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय गर्ल्स, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।